सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन आई एम दीपांशु फ्रॉम आरकेएम क्लासेस। आज हम लेके आ गए हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज गोइंग टू बी आवर इंटरनेशनल ट्रेड। ये आज का हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि जो भी हमारा ट्रेड की जाती है जब दो या उससे ज्यादा कंट्री के बीच में, वो क्या कहलाएगी? आपकी इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जो ट्रेड में हमारी दो या उससे ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है वो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड होती है। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बात करें तो दो तरह के बिजनेस आते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल। देखो जैसे अब इसके अंदर बात करते हैं, दो तरह के क्या होते हैं। नेशनल मतलब जब एक ही देश के अंदर हम सामान खरीदते बेचते हैं, जस्ट लाइक इंटरनल ट्रेड, वो नेशनल बिजनेस होता है। इंटरनेशनल मतलब जब दो या उससे ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, तो हमारा इंटरनेशनल बन जाता है, उसी को हम एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। ये एक बार आप डिफरेंस देख लेना, इसमें आसान सा ही है, कई बार पेपर में आ जाता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल बिजनेस करने से फायदे होते हैं। फायदे देखो, हमारी कंट्रीज को भी होते हैं, फर्म्स को भी होते हैं। सबसे पहली बात करें कंट्री को क्या फायदा होता है इंटरनेशनल बिजनेस करने का, कि उससे वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाते हैं इजीली। इससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाता है? इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि जब इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट आ जाते हैं अच्छी अच्छी क्वालिटी के। इससे रिसोर्सेज का भी और अच्छा बेटर यूज हो पाता है, और इससे हमारी कंपनी की ग्रोथ, प्रोस्पेक्टस बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है। फर्म्स को भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने के। जस्ट लाइक सबसे पहले इससे हमारी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है। इससे कंपनी की हमारी ग्रोथ होती है, कि जब वो फर्म इंटरनेशनल बिजनेस कर रही होती है तो वो कई और जगह भी जाके माल बेचती है, तो इससे ग्रोथ होती है। इंप्रूव होता है बिजनेस का विजन, उसका देखने का तरीका बढ़ता है, और वो एक्सपेंड करते हैं अपने बिजनेस को। और ये अपने बाकी के जो डोमेस्टिक मार्केट है, कंपटीशन होते हैं, उससे वे आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। क्यों? अब ये इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे होते हैं ऑपरेट। अब कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे लोग इंटरनेशनल बिजनेस में आ सकते हैं? जैसे कि एक होता है एक्सपोर्ट, जब हम दूसरी कंट्री को बेचते हैं। इंपोर्ट मतलब जब हम दूसरे देश से खरीदते हैं, वो होता है। अब ये करना, देखो हमारा क्या होता है, देखो जैसे अगर बात करें एज कम्पेयर टू बाकी के मोड, एंट्री करना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आसान तरीका होता है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आने का, क्योंकि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर हमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर हमारे पैसा क्या चाहिए होता है? कम चाहिए होता है। पर इससे नुकसान होता है, क्यों? जो हमारे गुड्स फिजिकली जब मूव होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो इसके अंदर पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाता है। एक्सपोर्टिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्यों? जब व्हेन इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन एग्जिस्ट इन फॉरेन कंट्री, अगर दूसरी कंट्री में रेस्ट्रिक्शन लग रखे हैं इंपोर्ट के एक्सपोर्ट के, तो हमारा एक्सपोर्टिंग एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहता है। एक्सपोर्ट फर्म बेसिकली ऑपरेट करती है अपने घर से ही, तो वो घर में बनाती है और फॉरेन को एक्सपोर्ट करती है, तो इससे इंडिया के लोगों को फायदा नहीं होता, होम कंट्री को फायदा। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट पे अपन सामान मैन्युफैक्चर करते हैं ना, जैसे कई बार आपने देखो चाइना वाइना जो ऑपरेट करता है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही करता रहता है, कि जब फॉरेन कंट्री के साथ एक कंट्री ऑपरेट करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे माल बनाती है, कितना सामान इस अमाउंट पे हम बना देंगे इतने रेट पे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आता है। फायदा क्या होता है? इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट रिस्क जनरली इन्वॉल्व नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से एडवांटेज मिल जाते हैं इंटरनेशनल फर्म के अंदर एंटर करने के लिए। लोकल मैन्युफैक्चरर को भी इससे फायदा होता है। पर नुकसान क्या होता है? लोकल फर्म्स जनरली ये फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो के चक्कर में लोकल मैन्युफैक्चरर का कंट्रोल अपना हटता जाता है। क्यों? मैन्युफैक्चर अब मेनली किसके हिसाब से करता है? इंटरनेशनल फर्म के हिसाब से माल बनाता है, और लोकल मैन्युफैक्चरर फ्री नहीं होते सामान बेचने के लिए। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजी, जैसे आपने देखा होगा कई बार कुछ कंपनी आती है वो लाइसेंस दे देती है अपने माल बनाने का, या फ्रेंचाइजी दे देती है, तो ये भी कुछ तरीका होता है एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आने का। ज्वाइंट वेंचर हमने पढ़ाई था कि जब दो या उससे ज्यादा कंट्री दो या उससे ज्यादा कंपनी मिलकर एक बिजनेस ऑपरेट करती है, तो वो हमारा क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर होता है। एक होती है होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी मतलब क्या? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को 100% एक्वायर कर लेती है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी एक होली ओन सब्सिडी। सो होली ओन सब्सिडी मतलब जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को 100% उसके स्टेक्स एक्वायर कर लेती है, तो वो आपकी होली ओन सब्सिडी बन जाती है। अब ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखो इतना नहीं बात करेंगे, हम बात करते हैं डायरेक्टली इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में, कि कैसे हम इंपोर्ट करते हैं। अब याद रखना, कई बार आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट प्रोसीजर 6 नंबर का पूछा जाता है, तो इसको याद रखना जरूरी होता है, और सीक्वेंस में याद रखना जरूरी होता है। ठीक है, याद रखना बेटा। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? ट्रेड इंक्वायरी करना, कि कोई भी बंदा जब सामान मंगा रहा होता है, इंपोर्ट कर रहा होता है, तो क्या होता है? देखो अगर हम बात करें, जब भी कोई बंदा सामान मंगाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? इंक्वायरी करता है सामान के लिए।
अब इंक्वायरी के अंदर देखो क्या करता है, वो जो इंपोर्टर होता है वो सेंड करता है एक रिटर्न रिक्वेस्ट किसको, एक एक्सपोर्टर को, कि भाई कौन कौन सा उसको सामान चाहिए नहीं चाहिए, जैसे कि प्राइस, क्वालिटी, साइज, वेट, ये सब देता है। और जो एक्सपोर्टर होता है बदले में कोटेशन सेंड करता है, वो एक तरह से क्या होता है, हमारा रिप्लाई होता है। ठीक है, ये करने के बाद हमें क्या लेते हैं, एक इंपोर्ट लाइसेंस लेते हैं। याद रखना, लाइसेंस किससे लेते हैं, हमारी एक अथॉरिटी होती है, कौन, DGFT की, मतलब DGFT के पास जाते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद जाके वो अगर सेटिस्फाइड होता है तो मुझे क्या देता है, एक लाइसेंस देता है, और लाइसेंस के साथ एक नंबर देता है जो होता है IEC नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, जिसके बिना मैं सामान को इंपोर्ट नहीं कर सकता हूं। तो वो लाइसेंस तभी देगा अगर वो सारे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड होता है तो। ठीक बेटा, उसके बाद हम ऑब्टेन करते हैं क्या, फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज देखो हम किससे ऑब्टेन करते हैं, इंडिया के अंदर, जैसे अगर आपको बताऊं, हमारे इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने की अथॉरिटी RBI के पास है। अब RBI खुद तो इशू करता नहीं, तो RBI क्या करता है, कई सारे बैंक उसने ऑथराइज करा रखे हैं, तो वो जो बैंक्स होते हैं वो RBI के बिहाफ पर क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इशू करते हैं। सो सिंस द एक्सपोर्टर एक दूसरी कंट्री के अंदर होता है, वो अपनी करेंसी के अंदर चाहता है, तो इस चक्कर में RBI क्या करता है, एक बैंक को क्या करता है, कईयों को अप्रूव करता है जो क्या करते हैं, करेंसी इशू करते हैं। ये करने के बाद हम प्लेस करते हैं ऑर्डर ऑफ इंडेंट। ऑर्डर ऑफ इंडेंट याद रखना बेटा क्या होता है, आपका परचेज ऑर्डर, कि इसके बाद जो भी हमारा इंपोर्टर होता है वो एक परचेज ऑर्डर प्लेस करता है कि उसको कौन सा सामान चाहिए। तो वंस द इंपोर्टर फाइनलाइज करता है डील को, वो एक ऑफिशियल इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस करता है, परचेज ऑर्डर प्लेस करता है एक्सपोर्टर के पास कि उसको किस प्राइस, साइज, क्वालिटी का सामान चाहिए होता है। अब ये करने के बाद हमें मिलता है क्या, एक लेटर ऑफ क्रेडिट, किसको, एक इंपोर्टर। अब लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे कि एक्सपोर्टर, आप अगर किसी देश में सामान भेज रहे हो तो आपको भरोसा होना चाहिए ना कि वहां से पैसा आ जाएगा। अब मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को तेरे पैसे भेज दूंगा, टेंशन ना ले, क्या उसको इस पे भरोसा है? नहीं, वो कहेगा भाई मुझे प्रूफ चाहिए कि तू 100% पैसा दे। तो हुआ क्या, वो बोले काम कर, तू ना अपने बैंक से जाके लिखवा के लेके आ कि अगर तू पैसे नहीं देगा तो तेरा बैंक पैसे देगा। तो उसके बाद क्या होता है, जो एक इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर जाता है, किसके पास जाता है बेटा, इंपोर्टर जाता है अपने बैंक के पास, उसके पास जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, और अगर वो उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो उसके बाद बैंक हमें एक डॉक्यूमेंट देते हैं जो क्या कहलाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हमें एश्योर करते हैं कि एक एक्सपोर्टर को एश्योर करता है कि भाई उसको उसका पैसा मिल जाएगा, और इन केस अगर इंपोर्टर पैसा नहीं दिया तो इंपोर्टर का बैंक उसको पैसा देगा। ठीक, अब ये सब करने के बाद हम क्या करते हैं, फाइनेंस की अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि हम सब सामान मंगा रहे होते हैं, तो मंगाते समय हमें पैसे चाहिए होता है कि भाई फ्रेट के चार्जेस पे करना, डॉक ड्यूज पे करना, और भी जैसे पैकिंग वैकिंग तो वो करता है, बाकी डॉक ड्यूज पे करना, फ्रेट के चार्जेस पे करना, और भी कई सारी चीजों के लिए हमें पैसे चाहिए होता है। तो इंपोर्टर क्या करता है, फाइनेंस की अरेंजमेंट करता है। ये करने के बाद शिपमेंट एडवाइस उसको मिलती है। शिपमेंट एडवाइस कौन देता है, एक्सपोर्टर देता है। किसको देता है बेटा, इंपोर्टर को देता है, जो क्या बताता है कि उसने कौन कौन से सामान शिप पे लोड करके वहां से रवाना कर दिए। तो जब वो इंपोर्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, फिर वो जाके चेक कर सकता है, अच्छा इसने ये सामान भेज दिए, तो मतलब उसको वो सामान रिसीव कर लेगा वो पोर्ट से। तो ये मिलता है उसको शिपमेंट एडवाइस, किसको, एक इंपोर्टर को। ये करने के बाद रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद जो एक्सपोर्टर होता है वो बाकी के डॉक्यूमेंट सेंड करता है, किसको, इंपोर्टर को देता है, सच एज इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये सब इशू करता है किसको, एक एक्सपोर्टर को, वो इंपोर्टर को। फिर इंपोर्टर जब ये चीज रिसीव करता है, इन्हीं चीज का यूज करके वो जाके पोर्ट अथॉरिटी के पास जाएगा, डॉक्यूमेंट दिखा के वहां से सामान रिलीज करा लेगा। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बेटा क्या होता है, कई बार आपका पेपर में आता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एक हमारा सर्टिफिकेट होता है जो बताता है कि ये सामान किस कंट्री से बनाया गया है, और यही जो सामान होता है उसके हिसाब से हमें ना क्या मिलता है, रिलीफ विलीफ। कई बार कुछ कंट्री से हमें रिलीफ मिलता है तो उसी हिसाब से हमें रिलीफ भी मिल जाता है। ठीक, ये करने के बाद अब हमारे सामान अराइव हो जाते हैं। अराइव मतलब अब हमारे सामान जो होता है वो हमारी कंट्री में आ जाता है। अब बेटा एक चीज इसके अंदर याद रखना क्या, कि जैसे ही हमारा सामान इंडिया के अंदर आ जाता है, जो पर्सन इंचार्ज होता है शिप का, पर्सन इंचार्ज शिप का कौन होता है, कैप्टन होता है, वो इन्फॉर्म करता है पोर्ट की अथॉरिटी को कि भाई हम सामान लेके आ गए हैं उस बंदे का। उसके बाद वो जो इस चीज के बारे में पता है किसको बताएगा, इंपोर्टर को बताएगा कि भाई आपका ये सामान इंडिया के अंदर आ चुका है, तो अब आप जाके इन सामान को रिलीज करा लो। ठीक, अब ये करने के बाद हम कस्टम क्लियरेंस पे करते हैं और रिलीज ऑफ गुड्स करते हैं। कस्टम क्लियरेंस का मतलब क्या होता है, हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं और सामान को रिलीज करा लेते हैं।
अब ये कराने के लिए हमें एक डिलीवरी ऑर्डर मिलता है, हम सबमिट करते हैं इंपोर्ट की एप्लीकेशन, उसके बाद बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। बिल ऑफ एंट्री का मतलब जब जैसे हम एंट्री करते हैं ना डॉक अथॉरिटी के पास, तो वहां पे जाके हम एंट्री करते हैं कि हमने ये सामान मंगाना है या हम ये सामान लेने आए हैं, अब आए हैं ये सामान लेके जाएंगे, तो वो चीज बिल ऑफ एंट्री होती है। फिर हम कस्टम चेक कराते हैं, फाइनल पेमेंट करते हैं और उसके बाद सामान रिसीव करा लेते हैं। ठीक बेटा। ये कराने के बाद एक आता है आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर। देखो एक्सपोर्ट प्रोसीजर के अंदर देखो 16 स्टेप होते हैं, लंबा स्टेप होने वाला है। जैसे कि देखो सबसे पहला आता है हमारा क्या, रिसीट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। जैसे आपको बताया था इंपोर्टर सबसे पहले क्या करता है, इंक्वायरी करता है, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और वो रिसीव करने के बाद क्या रिप्लाई भेजता था ना, एंड दैट इज कॉल्ड क्या, कोटेशन। उसके बाद वो एक तरह से रिप्लाई भेजता है, ठीक है। अब उसके बाद इंपोर्टर क्या करता था, एक परचेज ऑर्डर प्लेस करता था किसके पास, एक्सपोर्टर के पास। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। तो एक्सपोर्टर रिसीव करता है एक ऑर्डर ऑफ इंडियन, जिसको हम क्या कहते हैं, परचेज ऑर्डर। तो उसके बाद वो बंदा एक परचेज ऑर्डर को रिसीव करता है। अब ये चीज करने के बाद जो एक्सपोर्टर होता है वो चेक करता है इंपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस, कि जो मेरा इंपोर्टर है वो टाइम से मेरे को पैसा दे देगा या नहीं देगा, और सिक्योर करता है गारंटी। अब वो क्रेडिट वर्दीनेस कैसे चेक करता है, गारंटी कैसे सिक्योर करता है, याद एक डॉक्यूमेंट आपको अभी बताया कौन सा, लेटर ऑफ क्रेडिट, जिससे एक एक्सपोर्टर जब वो रिसीव करता है तो उसको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि चल भाई अगर ये पैसा नहीं दिया तो इसका बैंक दे देगा, तो मतलब मेरा पैसा तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये होता है कि आफ्टर रिसीविंग द ऑर्डर जो एक्सपोर्टर होता है वो इंक्वायरी करता है क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में इंपोर्टर की, और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस इंक्वायरी का कि चेक करना है कि रिस्क की भाई पेमेंट तो आ जाएगी ना, और इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए वो क्या करता है, डिमांड करता है लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए, किससे, इंपोर्टर्स। अब उसके बाद वो एक्सपोर्ट लाइसेंस लेता है, सेम वही चीज है, याद रखना इंपोर्ट वाला क्या, एक एक्सपोर्टर लाइसेंस के लिए जाएगा एक अथॉरिटी के पास, किसके पास, डीजीएफटी के पास जाएगा। अब उसके पास जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, और वंस द डीजीएफटी सेटिस्फाइड हो जाता है अपने मतलब उन डॉक्यूमेंट से, तो डीजीएफटी हमें एक नंबर दे देगा, कौन सा, आईईसी नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, एंड जैसे मेरे को वो मिल जाएगा तो मैं सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाऊंगा। तो वही चीजें बेटा इसके अंदर भी लिखी होती है। साथ ही साथ जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास भी जाकर रजिस्टर करना होता है, जिससे आपको सब्सिडी मिल जाए बेसिकली, और हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन के पास भी जाकर रजिस्टर करना पड़ता है। ये करने के बाद मुझे ऑब्टेन करता हूँ प्री शिपमेंट फाइनेंस। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होती है भाई, माल मंगाने से मतलब माल भेजने से पहले आप पहले पैसों की अरेंजमेंट करते हो ना, क्यों, क्योंकि भाई माल बनाने के लिए पैसा चाहिए, पैकिंग फॉरवर्डिंग के लिए पैसा चाहिए होता, तो इन सब चीज के लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ऑब्वियसली बात है। तो उन सब चीज के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्टेन करता हूँ प्री शिपमेंट फाइनेंस। सो आफ्टर ऑब्टेनिंग द प्री शिपमेंट फाइनेंस, जो एक्सपोर्टर होता है वो बैंकर के पास जाता है जिससे प्री शिपमेंट फाइनेंस वो ले सके, और ये पैसा चाहिए होता है रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, बाकी के सामान को खरीदने के लिए। ये सब करने के बाद मेरा सामान हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं। अब जब पैसा आ गया तो मैं माल बनाना शुरू करूंगा, माल खरीद के लेके आऊंगा, जिससे मैं आगे जाके उनको और बेच सकूं। ये करने के बाद हम प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन करते हैं, सामान की इंस्पेक्शन कराते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं प्रोडक्ट की, कि मेरा सामान जो एज पर द क्वालिटी है या नहीं है, सामान की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, क्योंकि अगर मेरा सामान की क्वालिटी अच्छी होगी तभी वो मेरा सामान आगे जाएगा। अब ये करने के बाद हम एक्साइज क्लियरेंस करते हैं। एक्साइज क्लियरेंस का मतलब होता है हम एक्साइज ड्यूटी पे ऑफ करते हैं। अब एक्साइज ड्यूटी कब पे ऑफ करते हैं, देखो जब भी आप किसी भी कंट्री के अंदर सामान बना रहे होते हैं, स्पेशली अगर आप इंडिया के अंदर सामान बनाओगे तो आपको उसके अंदर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो हम एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं। कई जगह गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट भी कर रखी है कि मतलब आप पे करोगे आपको उसका पूरा रिफंड मिल जाएगा। अब ये करने के बाद मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑब्टेन करना होता है, जो मुझे बताना होता है कि ये सामान मेरे इसी कंट्री से बनाया है, यहीं पे सामान बना है। ये सब करने के बाद मैं सामान के लिए शिपिंग स्पेस क्या करवा लूंगा, रिजर्व करवा लूंगा जहाज पे इस जगह, कि भाई मेरा सामान इस जगह बना है, मतलब मेरा सामान लेके जा रहे तो भाई इतनी जगह उसके लिए खाली छोड़ दो जिससे वो सामान आगे से लेके जा सके। तो हम शिपिंग स्पेस को क्या करवाते हैं, रिजर्व करवाते हैं। ये सब करने के बाद पैकिंग करते हैं, फॉरवर्डिंग करते हैं, सामान की पैकिंग करते हैं जिससे सामान सही से चले जाए, खराब वराब ना हो, फॉरवर्ड करते हैं आगे जिससे चले जाए। और ये सब कराने के बाद हम सामान का क्या कर लेते हैं, इंश्योरेंस, कि सामान ले जाते समय अगर कोई रिस्क विस्क हुआ तो उससे हम बचने के लिए सामान का करा ले, इंश्योरेंस करा ले। इंश्योरेंस कराने के बाद हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, कस्टम क्लियरेंस पे करते हैं। तो जो गुड्स को क्लियर कराना होता है कस्टम ड्यूटी से, सामान को लोड करने से पहले, तो एक्सपोर्टर को ये सब डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं और वो सब जाके किसको देगा, इंपोर्टर को देगा, आगे ना। फिर हमें मेट रिसीट मिलती है। मेट रिसीट कौन देता है, याद रखना कैप्टन देता है। किसको देता है, एक्सपोर्टर को देता है। जैसे हम जब मैं
सामान एक्सपोर्टर के मतलब जब मैं सामान लोड कर रहा होता तो मैं शिपमेंट एडवाइस बनाता हूँ ना, सेम केस जब मैं सामान लोड कर रहा होता तो कैप्टन भी एक डॉक्यूमेंट बनाता है जो क्या होता है मेट रिसीव, जो बताता है कि उसने कौन कौन से सामान रिसीव कर लिए हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। ये करने के बाद हम फ्रेट के चार्जेस पे करेंगे, बिल ऑफ लेडिंग पे करेंगे जिससे सामान हम आगे जा सके, फ्रेट के चार्जेस पे करने के बाद इनवॉइस बनाते हैं, इनवॉइस बनाने के बाद पेमेंट को सिक्योर करा लेते हैं और हमारा सामान पूरा एक्सपोर्ट हो जाता है। बेटा ये करने के बाद आपका एक लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का WTO। WTO क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाई गई थी जिससे कि अलग अलग जो कंट्री के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है वो एक अच्छे तरीके से हो सके, उनके बीच में एक अच्छी तरीके से ट्रेड का सिस्टम बनाया जा सके जिससे वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के इजिली ट्रेड कर सके, वो WTO होती है। अब WTO को याद रखना बेटा, कुछ चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, जैसे क्या WTO हमारी कब बनाई गई? 1 जनवरी 1995 के अंदर बनाई गई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिसका एक ग्लोबल स्टेटस है IMF वर्ल्ड बैंक की तरह, जो इजीली इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है WTO के? जिससे कि रिसोर्स का ढंग से यूज करना, एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना, टैरिफ वैरिफ को रिड्यूस करना, टैक्स वैक्स जो एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं वो सबको रिड्यूस करना, और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करना? बढ़ाना, जिससे कि उनको एक अच्छी क्वालिटी के सामान मिल सके सही रेट पे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 10। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, मिलते हैं कल। बाकी हैप्पी होली आपको, तो होली अच्छी से मनाना। धन्यवाद।